नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वन एग्जाम में। हम कल की वीडियो में देखे थे कि संधि क्या होती है और संधि के नियम क्या क्या होते हैं, उसके भेद क्या होते हैं। आज हम संधि के 3 टॉपिक पर बात करेंगे। क्या है वो टॉपिक? पहली बात तो ये है कि संधि में आवश्यक चीज़ क्या होती है, और दूसरा है कि संधि होती कहाँ कहाँ है, और तीसरा ये है कि स्वर संधि के भेद का स्वर संधि के जो प्रकार हैं, भेद है, उसके हम 5 भेदों के नियम देखेंगे और संक्षेप में, और उसके बाद केवल स्वर संधि के उदाहरणों को हल करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल पे। देखते हैं, देखिए पहला बिंदु है संधि के लिए आवश्यक, मतलब जरूरी क्या है। संधि के लिए जरूरी है संहिता। संहिता क्या होती है? संहिता का अर्थ होता है कि अत्यंत निकट आना। अत्यंत निकट आना, संहिता का अर्थ क्या होता है? अत्यंत निकट आना। जब कोई चीज अत्यंत निकट नहीं आती है तब तक संहिता नहीं होती है। अब ये संहिता कहाँ कहाँ होती है? तो संहिता तो वर्णों में, मतलब कि संधि वर्णों में संहिता करेगी, तब क्या है? वर्णों में संहिता, मतलब जब वर्ण अत्यंत निकट आते हैं तब क्या होगी? संधि होती है। तो वर्णों में संहिता संधि है। तो संधि कभी पूछा जा सकता है कि संहिता के द्वारा ही संधि होती है, तो कहाँ कहाँ होती है? इस संहिता को देखें तो संधि कहाँ कहाँ होती है। संहिता देखिए, संहिता संहिता एक पद में होती है, दूसरा उपसर्ग और धातु, उपसर्ग और धातु में जरूरी होती है, ठीक। और तीसरा समास में। ये 3 बिंदु है जहाँ पर संहिता अनिवार्य रूप से होगी। यही 3 जगह है। ये हम आपको संस्कृत के अकॉर्डिंग बताते हैं, लेकिन हिंदी में वो नुकसान नहीं करेगी। इसलिए ध्यान दीजिए कि एक पद क्या होता है। जैसे हमने लिखा नय धन अक, क्या लिखा? नय धन अक। देखिए, ना ये कोई पद है, ना ये कोई पद है, ठीक। तो जब एक पद है उसको बोलने के लिए हमको संहिता करना आवश्यक है। जब तक हम इनको एकदम नज़दीक नहीं लाएंगे, अत्यंत निकट में नहीं लाएंगे, तब तक हम इसको बोल नहीं सकते हैं। इसलिए संहिता करना आवश्यक है। तो हम मिलाकर क्या बनाएंगे? नायक। क्या होगा? नायक। नय धनक नायक। तो इसलिए अब आप उदाहरण तो जान गए होंगे कि ये किस संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि में आयादी संधि का उदाहरण है। तो इसलिए कभी भी हम न इसका कोई अर्थ निकलता है, न इसका तोड़ने पर अर्थ बिगड़ जाता है। वही एक संधि है आयादी, जो रूढ़ शब्द का निर्माण करती है। तो नायक शब्द रूढ़ होता है, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक पद में संहिता अनिवार्य है, कि वर्णों की निकटता अनिवार्य होती है, और जहाँ संहिता होती है वहीं पर संधि होती है। दूसरा है उपसर्ग और धातु, कि जब उपसर्ग और धातु निकट आएंगे तो भी क्या है? एक शब्द का निर्माण होगा, संधि वहाँ पर अनिवार्य रूप से हो जाएगी। जैसे हम कह दें कि प्रतिधन, यहाँ नहीं लिखते हैं, एक मिनट देखिए, यहीं पर इसका उदाहरण देखते हैं दूसरे का। दूसरा उदाहरण क्या है? उपसर्ग और धातु का। जैसे हमने लिखा प्रतिधन आगत। क्या लिखा? प्रतिधन आगत। प्रति क्या है? उपसर्ग है। अब उपसर्ग जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि प्रत्येक उपसर्ग है, जैसे प्रतिकूल, प्रत्येक, तो इत्यादि इन उपसर्गों से मिलकर के बनते हैं।
आगत, आ तो उपसर्ग है, लेकिन धातु, धातु ये क्या है, धातु है, गत मतलब जाना। तो अब इससे इनमें मिलना भी संहिता, जहाँ पर उपसर्ग और धातु होगी वहाँ पर भी अनिवार्य होगी, बहुत जरूरी है, बिना हम संहिता के बोल ही नहीं सकते। तो आगत तो एक बना हुआ अर्थ है कि आने वाला आगत, लेकिन प्रतिधन गत होगा तो प्रत्यागत क्या होगा, मान लीजिए। तो ये क्या आगत है तो बनेगा क्या, प्रत्यागत। ठीक, तो उपसर्ग और धातु में भी अनिवार्य होती है क्या, संहिता। तीसरा समास है, समास में भी संहिता अनिवार्य होती है कि अच्छा, जैसे हम कह दिए कि जहाँ समास रहता है क्या वहाँ संधि नहीं हो सकती, जिन शब्दों में समास रहता है क्या वहाँ संधि नहीं हो सकती, या जिनमें संधि होती है क्या वहाँ समास नहीं होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक, तो इसलिए समास में भी संहिता या संधि होना बहुत जरूरी है, वहाँ पर भी संधि अनिवार्य रूप से जरूर ही हो जाती है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अब समास की बारी आएगी तो समास की चर्चा होगी कि समास क्या होता है। उसके पहले लेकिन देखते हैं, जैसे हमने कह दिया कि विद्या का आलय, अब कोई ये नहीं कहता है कि मैं विद्या का आलय जा रहा हूँ। अगर कह दें कि रमेश विद्या का आलय जा रहा है, ऐसा कोई नहीं बोलता है, तो उसमें समासी प्रक्रिया करना अनिवार्य हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो जब उसको मिलाने के लिए, अनिवार्य करने के लिए, या समास को, समासी प्रक्रिया को या समास बनाने के लिए क्या जरूरी होगा, उनको अत्यंत निकट लाना पड़ेगा। तो जब जो अत्यंत निकट लाने की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, संहिता होती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस विभक्ति का लोप करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे। तब ऐसे नहीं कहोगे ना कि विद्या आलय जाता है, रमेश विद्या आलय जाता है, रमेश विद्या आलय जाता है, ऐसा भी नहीं बोलेंगे। तब भी क्या है, तो अत्यंत निकट लाओगे ना, किसको अत्यंत निकट लाओगे, वर्णों को अत्यंत निकट लाओगे। जब आप देखेंगे तो यहाँ दीर्घ आ है और यहाँ भी दीर्घ आ है, तो जब दोनों मिलेंगे तो दीर्घ आ ही बनेगा, इसलिए क्या बनेगा, विद्यालय। क्या बनेगा, विद्यालय। ये तो पहला पॉइंट था, हमने देखा कि संधि के लिए आवश्यक क्या है, तो संधि के लिए आवश्यक था संहिता। संहिता क्या है, अत्यंत निकट आना। किसका अत्यंत निकट आना, वर्णों का। ठीक, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं कि संधि होती कहाँ है। इन दो बिंदुओं को जैसे ही खत्म करते हैं तो हम अपने मुख्य बिंदु पर पहुंचते हैं। संधि के भेद में स्वर संधि की चर्चा करेंगे। आशा है कि और प्रयास भी है कि जल्दी ही आप इस टॉपिक मतलब कि संधि के टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कम समय में समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए दूसरा बिंदु है, एक मिनट इसे मिटा देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि संधि होती कहाँ है, होती कहाँ है। कभी आपने सोचा होती, संधि होती कहाँ है, ये प्रश्न है। ठीक, कहाँ कहाँ होती है संधि, तो 4 स्थानों पर संधि होती है, 4 तरीके से होती है। देखते हैं वो 4 क्या है, तो अभी हल हो जाएगा। देखिए संधि के लिए, संधि जहाँ जहाँ करती है, पहला होता है संधि में क्या क्या होता है या संधि कहाँ होती है। बात एक ही है कि संधि कहाँ होती है, संधि में क्या क्या होता है, संधि किस किस तरीके से होती है, बात एक ही है। यही 4 चीज़ें हैं, यही 4 बिंदु हैं जहाँ पर संधि अपने नियम से थोड़ा हट भी जाती है और नियम को लागू भी कर लेती है। तो संधि को पढ़ने से पहले इसे जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसकी जानकारी अवश्य लीजिए। पहला है संधि में आगम होता है और दूसरा संधि में आदेश होता है। ठीक, आगम होता है, आदेश होता है। तीसरा है
संधि में क्या होता है, लोप होता है। क्या होता है, लोप। लोप का अर्थ होता है गायब। क्या, आपकी भाषा में गायब। लोप मतलब गायब, इतना तो समझते होंगे। आदेश मतलब आज्ञा होता है। आपके भाषा में इसका अर्थ क्या होगा, आज्ञा होता है। आगम का अर्थ क्या होता है, आना, बिना बुलाए आना आगम हो गया। ठीक, तो ये संधि में होते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है, क्या होता है, प्रकृति भाव। प्रकृति भाव, ठीक, संधि में प्रकृति भाव भी होता है। प्रकृति भाव क्या है, जैसा का तैसा। क्या कहेंगे अपनी भाषा में, जैसा का तैसा, कोई परिवर्तन नहीं है, लाख नियम लगाओ। तो ये भी एक नियम हो जाता है। अब देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ प्रयोग में आते हैं। देखिए, आगम क्या होता है, कहते हैं आगम मित्रवत होता है। जैसे आपके घर कोई आपका मित्र आया तो क्या आप उसे भगा सकते हैं, नहीं। बस आए और आराम से अपनी ही सीट पर उसको भी जगह दे देते हैं, आइए बैठिए, फिर वो नहीं जाते हैं। तो संधि में आगम होते हैं। किसका आगम होता है, वर्णों का आगम होता है। जैसे अगर हम कह दें कि एक शब्द बना संस्कार, क्या लिखा, संस्कार। अब देखिए, चाहे संधि स्वर हो, चाहे संधि व्यंजन हो, चाहे संधि विसर्ग हो, तो देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कल छूट गया था कि जब हमने देखा कि वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से तो वर्ण दो ही प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। लेकिन ये मुख्य दो हैं, लेकिन टोटली देखें, कुल देखें तो 3 प्रकार के होते हैं, वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। क्या एक है अयोगवाह। तो अयोगवाह से हमने किसको लिया था, विसर्ग को लिया था, और जिससे विसर्ग संधि हुई। तो संधियों में देखिए, स्वर संधि हुई, ठीक, व्यंजन संधि हुई, कल हमने भेद बताया था। और तीसरी आप बताएंगे कौन सी होती है, फट से कमेंट करिए। देखिए, तीसरी होती है विसर्ग संधि, ठीक, विसर्ग संधि। एक बात है, इनके ना, ये तो हम और आप नाम जानते हैं, इनके घर के भी नाम हैं। घर के नाम क्या है, देखिए, संस्कृत का व्याकरण लिखने वाले जो हैं वो भगवान पाणिनि हैं। तो उन्होंने लिखा माहेश्वर सूत्र, ठीक, जो भगवान शिव के डमरू से निकले और उसको लिपिबद्ध किया, और उसके बाद उन्हीं से स्वर और व्यंजन सब निकल आए, ठीक। तो स्वर को उनकी भाषा में क्या कहते हैं, अच। क्या कहते हैं, अच। जब अच प्रत्याहार बनता है ना, तो उसके अंतर्गत आने वाले जो वर्ण होते हैं ना, सब स्वर ही रहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अच। अब पूछे आपसे, स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है, अच संधि। क्या है, अच संधि। और व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है, हल संधि, ठीक। तो हल एक प्रत्याहार है। हल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण होते हैं सब व्यंजन होते हैं, तो इसलिए हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है, हल संधि, विसर्ग संधि, ठीक। ये तो अयोगवाह है, केवल एक ही है विसर्ग। यहाँ पर एक छूट गया था कि विसर्ग संधि का नियम क्या है। देखिए, विसर्ग है ये कभी हमेशा, ठीक, विसर्ग सदैव किसी न किसी स्वर के साथ ही प्रस्तुत होगा। आप स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है जानते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी में, ठीक। ये मेरे बताने का काम नहीं है। तो विसर्ग प्लस मतलब कि ये पूर्व हो गया और ये पर हो गया, विसर्ग प्लस स्वर, और बदलाव किसमें होगा, स्वर या व्यंजन में, ठीक, ये है। और विसर्ग प्लस व्यंजन, ठीक, लेकिन बदलाव स्वर या व्यंजन में ही होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि स्वर संधि का, विसर्ग संधि का नियम क्या है, कैसे होगा। तो ये है कि पूर्व और पर, पहले पूर्व और पर समझ ले। पूर्व मतलब 2 वर्णों का जहाँ मेल होता है उसका पहले वाला पूर्व होता है और बाद वाला पर होता है, ठीक। और उसके बाद जो विकार होता है ना, जहाँ विकार पर नया शब्द बनता है
वो विकार वो परिवर्तन होता है जिसमें स्वर में भी हो सकता है, व्यंजन में भी हो सकता है। और विकार होगा किसका, तो स्वर के विसर्ग के स्थान पर जो विकार होगा ना, इसी के कारण इसको क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ये बात तो यहीं खत्म हुई। हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे कि आगम क्या होता है, आदेश क्या होता है और लोप क्या होता है, प्रकृति भाव क्या होता है। ये संधि में होते हैं। संधियां इन नियमों को फॉलो करती हैं, इनके आधार पर चलती हैं। तो देखते हैं, देखिए तो संस्कार जैसे हमने कहा, तो लिखा तो जब इसको करेंगे समधन कार, ठीक। अब इसको मिलाएंगे, देखिए प्रकृति भाव और एक और होता है चार, एक और हम अगर लिख लें तो ये आपको उपसर्ग और प्रत्यय में मिलते हैं संयोग। क्या होता है, संयोग। आजकल इससे भी प्रश्न बनने लगे हैं, संयोग से भी। तो एक बिंदु और जोड़ लेते हैं, संयोग को भी। संस्कार, देखिए समधनकार जोड़ेंगे तो समकार होगा, क्या बनेगा, समकार। लेकिन यहाँ पर किसका आगम हुआ है, सुट का आगम हुआ है। सुट में ये जो हलंत वाले होते हैं इनको जोड़ा नहीं जाता है और इसकी भी संज्ञा हो जाएगी, बचेगा आधा सा। इस संज्ञा जिसकी जिसकी होगी सब गायब हो जाएंगे, लोप हो जाएंगे, तो बचेगा सा। तो सा का यहाँ पर आगम हो गया है। अब हमारे आगम मित्रवत होता है। अब मित्र आए हैं तो उन्हें भगा नहीं सकते, वो सदैव वहीं के साथ रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, संस्कार। ऐसे ही संस्कृत शब्द बना है, ठीक। और देखिए अब तो आप समझ गए होंगे आगम क्या है। तो यहाँ आगम किसका हुआ है, सा का आगम हुआ है। किसका आगम हुआ है, सा का। ये है सा, किसका आगम, सा का आगम हुआ है। और तो आगम से यहाँ पर संधि हुई है, ठीक है। तो व्यंजन संधि, लेकिन यहाँ पर आगम से हुई है संधि, ये ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, आदेश। देखिए आदेश क्या होता है कि जिसको ऑर्डर दे दो, ये तुम्हारी जगह नहीं है, ये मेरी है। तो वर्णों में भी आदेश होता है, ऑर्डर होता है कि दोनों को हटा करके खुद अपना अधिकार ले लेना। वो क्या है, आदेश देता है कि हट जाओ, ये मेरा स्थान है। तो ऐसे वर्णों में भी होता है संधि करने पर, वो व्यंजन और स्वर और विसर्ग तीनों में होते हैं। तो जैसे हम एक ही उदाहरण लेते हैं केवल आदेश समझने के लिए। देखिए जैसे हमने कहा नरेश, एक शब्द लिखा नरेश, ठीक। अब नरेश किसे कहते हैं, पर्यायवाची भी होता है। नरेश किसका पर्यायवाची है। तो आप जब तोड़ोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि नरेश किसका पर्यायवाची है। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, नर और धन ईस, क्या है, नर धन ईस, नरेश। अब रा में आ है, आ निकाले और ई हो गया, ठीक। आ और ई दोनों के स्थान पर एकादेश, ठीक। तो पूर्व और पर, कल हमने चर्चा की थी कि पूर्व पर्व दोनों के स्थान पर एकादेश होता है। किन संधियों में, तीन संधियों में होता है। वो तीन संधियां स्वर संधियों में हैं। कौन कौन सी हैं, दीर्घ संधि है, गुण संधि है और वृद्धि संधि है। इन तीन संधियों में पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एकादेश होता है, दोनों को एक मिला दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एकादेश ए हुआ, क्या हुआ, ए। अब देखिए ना हो गया, रा तो हलंत हो गया, ठीक। और ई मिला दिए और ई और आ तो एक हो गए, ठीक। तो ए हो गया और उसके बाद सा हो गया। तो इस रा पर ए को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नरेश। समझ में आ गया है। तो यहाँ आदेश किसका हुआ है, ए का हुआ। किसके स्थान पर, पूर्व और पर, आ और ई के स्थान पर आदेश हुआ है, किसका, ए का। आदेश भी समझ में आ गया होगा। केवल इतना जानना है कि जहाँ पर पहले वर्ण या बाद वाले वर्ण में आदेश दे दे, उसको हटा करके कोई नया वर्ण जाके अपने स्थान ले ले, वो आदेश होता है। अब पूर्व और पर दोनों के स्थान पर भी होते हैं। और पूर्व वर्ण आदेश, एक स्थान आदेश भी होता है, मतलब एक स्थान पर आदेश भी होता है। वो कौन सी संधि होती है, वो दो संधियां होती हैं स्वर संधि की। कौन सी संधि है, एक तो यण होगी, दूसरी अयादि होगी। तो देखिए यण में जैसे हमने कहा प्रत्येक, लिखा प्रत्येक,
तो यहाँ ये यण संधि का उदाहरण है। आप सिंपल ये जानते हैं कि जहाँ या आ जाए बीच में, वा आ जाए, रा आ जाए, तो उससे क्या जानेंगे हम कि वहाँ यण संधि है। ये गलत नियम है तो सही हाँ पहचानने के, लेकिन हर जगह ये नहीं सही हो सकता जब तक आप अपने नियम को नहीं लगाएंगे। इसलिए ध्यान दीजिए कि यहाँ जैसे हमने तोड़ा प्रतिधन एक, तोड़ दिए प्रतिधन एक, ये तो हुआ उपसर्ग एक मतलब एक, ये शब्द है विकारी शब्द है। ठीक, अब यहाँ से ताम में कौन सा स्वर है? ई। स्वर का स्वर से मेल स्वर संधि ही कहलाता है, और व्यंजन का स्वर से मेल व्यंजन संधि, और व्यंजन का व्यंजन से मेल व्यंजन संधि। ठीक, तो स्वर का स्वर से ही मेल होगा, और यहाँ कौन सा है? ए है। लेकिन यहाँ आदेश क्या है? अभी इसके बाद, इसको पढ़ने के बाद हम स्वर संधि के संक्षेप में नियम देखेंगे। अभी उत्सुकता न बढ़ाइए। देखिए ई है तो ई का या हो जाता है, हलंत में होगा। ठीक, सदैव ये जो या होता है स्वर से पहले, तो पहली बात तो स्वर संधि में व्यंजन आ गए हैं, और व्यंजन हलंत में ही होते हैं। और कौन से व्यंजन आएंगे? कोई भी व्यंजन नहीं आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। केवल वही व्यंजन आएंगे जो अर्ध स्वर कहलाएंगे, आधा स्वर में हिस्सा रखते हैं। तो अर्ध स्वर के स्थान पर या और वा दो ही हिंदी में रखते हैं अत्यधिक स्थान, और री और ली ये दोनों क्या है, या ला रा जिससे बनते हैं, ये संस्कृत में अधिक स्थान रखते हैं। इसलिए हिंदी में दो ही अर्ध स्वर को मान्यता मिली है। तो अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक, तो या हो गया है। तो हम अब करेंगे, देखिए प्र और ता से तो ई निकल गया, वो या में बन गया, तो ता क्या हो गया? आधा। या हो गया, या हलंत में है, या में इस ए को मिलाएंगे। ठीक, और उसके बाद का लिखेंगे। ठीक, दोनों वर्ण के स्थान पर एक आदेश हुआ? नहीं, आदेश किसकी जगह पे हुआ है? ई की जगह पर या का आदेश हो गया। ई को हटा दिया गया कि चाहिए आपका स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे भिन्न कोई स्वर आया है। अगर ई के बाद ई आता तो दीर्घ संधि कर लेता। ठीक, इसलिए पूर्व वर्ण का बदलाव हो गया या में। तो ये क्या हो गया? दोनों आपने देख लिया कि पूर्व और पर वर्ण में एक आदेश, पूर्व वर्ण एक आदेश, एक स्थान एक, जिसे एक स्थान एक आदेश मतलब एक ही स्थान पर आदेश हो वो एक आदेश होता है। एक स्थान एक आदेश होता है, और जहाँ दोनों स्थान पर एक आदेश हो तो पूर्व पर वर्ण एक आदेश होता है। अब बात करते हैं लोप की। गायब हो जाता है। जैसे हमने लिखा युवावस्था, अब कहें कि यहाँ तो व्यंजन संधि है ही, लेकिन क्या युवा धन अवस्था करेंगे तो क्या कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि हो जाएगी ना। व्यंजन कैसे होगी? तो व्यंजन में व्यंजन का लोप हो, तो चाहे लोप से हो, चाहे आगम से हो, चाहे प्रकृति भाव से हो, जहाँ पर जिसका नियम होगा वही संधि हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। जब इसे तोड़ेंगे तो यहाँ होगा युवान धन अवस्था। युवा हम क्या होते हैं? एक युवा भाववाचक संज्ञा, देखिए युवा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो युवान होता है, सदैव युवान लिखा जाता है, हलंत में रहता है। तो ना क्या होता है? लोप होगा। क्या होता है? ना का लोप होगा। तब मिला देंगे आप, फिर संयोग कर देंगे। देखिए आप कुछ नहीं बदलाव करना है, युवा और अवस्था। ठीक, और यहाँ पर आ है और यहाँ आ है, तो दोनों में एकादेश क्या हो जाएगा? बड़ा आ। तो क्या बन जाएगा? ये बन गया युवावस्था। क्या हुआ? युवावस्था। तो यहाँ पर लोप के कारण भी संधि हुई है, इसलिए व्यंजन संधि है, ना कि स्वर संधि है। क्यों? क्योंकि व्यंजन का लोप हुआ है, लोप के कारण संधि हुई है, तो इसलिए व्यंजन संधि मानी जाएगी। अब देखते हैं हम प्रकृति भाव की। प्रकृति भाव क्या होता है? जैसे का तैसा, कोई बदलाव ना हो ना, चाहे जितना बदलाव करो। ठीक, तो प्रकृति भाव क्या है? देखिए प्रकृति भाव में जैसे हमने लिखा, देखिए प्रातः धन काल। देखिए जब विसर्ग संधि पढ़ोगे ना तो आया आके बाद क ख प फ आएंगे। देखिए आया आ, ये आ और आ, ठीक, विसर्ग युक्त होंगे, और इसके बाद का खा पा
फा। यदि आते हैं तो क्या है, तो विसर्ग क्या होता है, प्रकृति भाव रहता है भाई, सुरक्षित रहता है, बदलाव नहीं होता है। तो ऐसे क्या है, यहाँ पर लिखा है प्रातः काल। अब संधि करोगे, संधि शब्द ये तो विच्छेद है, लेकिन संधि करेंगे तो क्या होगा, प्रातः काल। अब कहो हमने तो जोड़ा ही नहीं, तो संधि ही की तरह है। देखिए ये जो विसर्ग है ना और जो अनुस्वार होता है, इसको अयोगवा इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर से सिरोरेखा नहीं गुजरती है, ये अलग ही लिखा रहता है। ठीक, अब व्यंजन में आप पढ़ेंगे, यदि नहीं पढ़े होंगे तो हम जल्द ही आपको व्यंजन भी पढ़ा देंगे, स्वर व्यंजन मतलब वर्ण। ठीक, अब इतना देख लिए हैं, इसके बाद संयोग देख लेते हैं। देखिए संयोग जैसे कि बहुत सारे उपसर्ग में भी होते हैं, प्रत्यय में भी केवल जा करके मिल जाते हैं। वो क्या है, जैसे कह दिया प्रतिकूल, क्या लिखा, प्रतिकूल। अब इसको तोड़ेंगे तो प्रतिधन कूल। ठीक, कोई बदलाव हो रहा है, नहीं हो रहा है, केवल क्या कर लिए, ये संयोग के द्वारा यहाँ पर संधि किए हैं। तो यहाँ संधि किससे हुई है, संयोग कर लिए हैं, तो ये उपसर्ग युक्त शब्द समझा जाएगा प्रतिकूल। ठीक, क्या होगा, प्रतिकूल। देखिए यहाँ अगर देखें तो ई है और यहाँ देखें तो ऊ है, असमान स्वर है, होना तो चाहिए, बदलाव तो होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ और ये उपसर्ग मिलने के कारण क्या हो गया, प्रतिकूल बन गया है। ठीक, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन या अपना डाउट जरूर लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, उसका उत्तर आपको अवश्य मिल जाएगा। अब हम देखते हैं स्वर संधि के 5 भेद और उनका संक्षेप में नियम, संक्षिप्त नियम। चलिए देखते हैं स्वर संधि। ठीक, अब स्वर संधि की बात आई है तो सबसे पहले बताइए कि मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं। तो मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वर कल बताया गया था, मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। 4 कौन कौन से होते हैं, आ, ई, ऊ और री। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब इन्हीं से कितनी संधियां, स्वर संधियां। संधि का पहला भेद क्या है, पहला भेद स्वर संधि। क्या है, स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेदों के संक्षेप में नियम बताएंगे आपको। पहला है दीर्घ। दीर्घ संधि में यदि दीर्घ मतलब बड़ा, कि जब आ बड़ा हो जाए, ई बड़ी हो जाए, ऊ बड़ा हो जाए, री बड़ा हो जाए तो क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। लेकिन कैसे होगी, देखिए यहाँ देखिए ये है दीर्घ संधि। देखिए चाहे आ हो और आ बनेगा तो बड़ा आहा, जिस ये इनमें से बहुत लोगों को ये आता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा धैर्य बनाए रखें, जिन्हें नहीं आता है उन्हें बताना आवश्यक है। और चाहे बड़ा आ हो और चाहे छोटा आ हो, लेकिन बनेगा बड़ा आ ही। और चाहे ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, बनेगा बड़ा आ ही। और चाहे बड़ा आ हो और चाहे फिर बड़ा आ हो, लेकिन बदलाव बड़ा आ में ही बदलेगा। तो दीर्घ संधि में स्वरों के 4 स्टेप होते हैं, 4 तरीके से ये बदलाव होंगे। इसी भांति आपको सबके बनाने होंगे, केवल इनके रूप में यहाँ पर ई को रखिए। ठीक, ई और बदलाव दीर्घी में, फिर ऊ ठीक और बदलाव दीर्घों में, फिर री बदलाव दीर्घ री। अब दीर्घ री कैसे बनती, मान लो किसी के मन में सवाल आया तो ये डबल मात्रा लग जाएगी। री की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे लगती है, जैसे हमने लिखा मृग। ठीक, तो ये लगा है ना स्वर है ना मृग। ठीक, तो ये एक नियम हुआ दीर्घ संधि का। दूसरा देखते हैं गुण। क्या है, गुण। गुण में गुण का नियम क्या है, देखिए जैसे कि 2 चीज़ों को मिलाने से एक नया गुण, जैसे 2 रंग मिला लिए और एक नया रंग बन गया तो एक नया गुण दे दिया। तो इसलिए ऐसे ही वर्णों में
जब असमान स्वर मिले और नया कोई वर्ण बने तो वो गुण ही होता है। ठीक, इसी कारण इसका नाम गुण बना है। तो यहाँ पर बनेगा, देखिए, आ या आ, मतलब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद कोई असमान स्वर, मतलब कि असमान स्वर, जिसे आप भिन्न स्वर भी कह सकते हैं। आप किससे भिन्न हो, मतलब कि आ और आ से मिलता जुलता ना। ठीक, इधर वाला ये तो आ ही रहेगा, ध्यान रहे, इधर वाला आ ही रहेगा और इधर वाला भिन्न रहेगा। ऐसा नहीं कि इधर आ जाए इधर वाला दूसरा हो। तो ये ध्यान रहे कि आ और आ, इसको ध्यान में रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आ, इधर वाला आ या आ ही रहेगा। क्या, इधर वाला आ या आ ही रहेगा और इधर वाला कोई दूसरा ही होगा। अगर इसी से मिलता जुलता आ गया तो दीर्घ संधि कर लेगा। इसलिए तो अब देखते हैं, जैसे आ या आ के बाद क्या है, ई आ जाए या ई आ जाए, तो दोनों के स्थान पर हमने बताया कि गुण संधि में पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक आदेश होता है, मतलब एक आदेश होगा। नया वर्ण बना ना, क्या है, इसीलिए इसको संधि स्वर कहते हैं। जब हम स्वर और व्यंजन पढ़े ना तो वहां पर संधि स्वर है ये, तो ए बन गया। और जब आ या आ, ठीक, उसके बाद ऊ या ऊ बनाए तो क्या बनेगा, दोनों के स्थान पर बनेगा ओ, आओ नहीं बनेगा, ठीक, ओ बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, और अगर आ या आ, ठीक, आ या आ के बाद क्या हो, री हो, तो क्या बनेगा, आर। देखिए, राया हलंत में आया, ठीक, आधा स्वर है तो आर बनेगा। और री का प्रयोग बहुत कम होता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता करके क्लास लंबी ना हो जाए, इसलिए हमें यहीं पर रोकना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि संधि से, संधि युक्त, मतलब संधि से बना हुआ जो शब्द होगा वो क्या होता है, सदैव तत्सम होता है। तत्सम, तत्सम होता है, क्योंकि हिंदी की कुछ संधियाँ होती हैं, उसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। और क्योंकि संधि संस्कृत का विषय है, हिंदी का नहीं है, हिंदी में भी कुछ संधियाँ होती हैं, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन जितने भी शब्द बन रहे हैं सब संस्कृत के बन रहे हैं, और हिंदी और संस्कृत का जो मेल जोल है वो माता और पुत्री का है। इसलिए इस कारण बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन नियम तो संस्कृत के ही लगाएंगे। हम आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। क्लास कहीं बड़ी ना हो जाए, लंबी ना हो जाए, बोझिल ना लगे आपको, इसलिए जो कुछ शेष बचा है हम अगली क्लास में ज़रूर बताएंगे नियम के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।